हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम पढ़ रहे हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री बाय सतीश चंद्रा। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ बाबर्स एडवेंट इनटू इंडिया। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर 12 हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें चैप्टर 12 में हमने बहुत सारे जो टॉपिक्स थे वो पढ़ लिए थे। और मोस्टली इस चैप्टर में हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो बाबर है कि किस तरह से बाबर भारत में आता है और उसके बाद उसकी जो सबसे बड़ी जो बैटल होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जिसे हम जानते हैं, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है। उसके बाद फिर राणा संगा जी के साथ भी उसकी वॉर होती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो बाबर है अब वो इंडिया में आ गया है, उसने अपनी पावर को यहाँ पर स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया है। तो अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या रहे, बाबर के एडवेंट के इंडिया में आने की जो सिग्निफिकेंस थे वो क्या रहे। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ये बुक कंप्लीट होने वाली है। अगर आप सारे लेक्चर इसके देखना चाहते हैं तो नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सो ये हमारा चैप्टर नंबर 12, स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया सेकेंड, मुगल और अफगान्स के बारे में जिसमें हमने पढ़ा। और टाइम पीरियड आपके सामने है। सबसे पहला टॉपिक हमारा इसमें सेंट्रल एशिया और बाबर का था कि सेंट्रल एशिया से बाबर कैसे बहुत सारी वॉर हारने के बाद फिर वो इंडिया में आता है। फिर इंडिया में आने के बाद क्या क्या उसकी कॉन्क्वेस्ट रहे वो सारे पढ़े हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था द बैटल ऑफ पानीपत, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी और इसमें बाबर जीत गया था। उसके बाद फिर हमने वॉर पढ़ी थी यहाँ पर बैटल ऑफ खानवा, जो राणा संगा और बाबर के बीच में हुई थी। यहाँ पर भी जो बाबर था वो जीत चुका था। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा था अफगान्स। अब जो अफगान्स थे वो भी बाबर को यहाँ पर चाहते नहीं थे कि वो भी स्टैब्लिश हो जाए, तो फिर अफगान्स के साथ बाबर की वॉर होती है। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ बाबर्स एडवेंट इनटू इंडिया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। Babar's advent into India was significant from many point of view. For the first time since the downfall of the Kushan Empire, Kabul and Kandahar become integral part of the empire and comprising North India. तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि बाबर का आना, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू थे। अगर हम उसके सिग्निफिकेंस देखें तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है। जैसे कि कुशान एम्पायर के टाइम पे जो काबुल और जो कंधार था, कभी वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जैसे ही डाउनफॉल हो जाता है कुशान एम्पायर का तो कहीं ना कहीं जो काबुल और कंधार है वो भारत से बाहर निकल जाता है। मतलब अब एक तरह से भारत का उस पर वो कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन जब बाबर आएगा तो बाबर सबसे पहले क्या करेगा, काबुल और कंधार को अपने कंट्रोल में करेगा। क्योंकि अगर कोई भी जो आउटसाइडर है वो भारत में आता था तो पहले तो काबुल और कंधार से होकर आएगा, और अगर भारत का वही हिस्सा सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाएगा वो भी भारत का ही हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, जो भारत में रह के रूल कर रहा है। कहीं ना कहीं वो यहाँ पर सिक्योर हो जाएगा कि जब तक कोई अटैक करने के लिए भारत में घुसेगा तो वो काबुल और कंधार में उसे काफ़ी हद तक रोक सकता है, और जब तक वो अपनी जो पावर है उसको नॉर्थ इंडिया के अंदर और ज़्यादा अच्छे से हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ें होती हैं। Since these areas had always acted as a staging place of the invasion of India, by dominating them, Babur and his successor were able to give to India security from the external invasion for almost 200 years. तो यहाँ पर वही कहा गया है कि बाबर और जो उसके सक्सेसर थे, है ना, वो इंडिया की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये सिर्फ अभी नहीं बल्कि अगले आने वाले सालों में जो भी एक्सटर्नल बाहर से कोई भी अगर अटैक वगैरह होता है तो उससे एक भारत को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इकोनॉमिकली ऑल्सो द कंट्रोल ऑफ काबुल एंड कंधार स्ट्रेंथन इंडियाज फॉरेन ट्रेड, सिंस दीज टू टाउन वर द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द कारवा मीन फॉर चाइना इन द ईस्ट एंड मेडिटेरियन सी पोर्ट्स इन द वेस्ट। साथ में अगर हम बात करें इकोनॉमिकली, अगर हम बात करें तो काबुल और कंधार को कंट्रोल करना बहुत अच्छा था भारत के लिए, क्योंकि काबुल और कंधार इंडिया के फॉरेन ट्रेड को बहुत मजबूत करते थे। अगर आपको कारवा को लेकर, जो पहले बड़े बड़े कारवा चलते थे ना ट्रेड के लिए, अगर चाइना में जाना है या यूरोप में जाना है तो निकल के तो यहीं से जाना पड़ेगा। और अगर यही आप पे कंट्रोल में होगा तो आपको कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, कोई लूटपाट नहीं हो सकती आपके साथ, है ना। मेडिटेरियन सी पोर्ट्स जो वेस्ट में थे वो भी इन सब एरिया से होकर निकलते थे। तो इसीलिए काबुल और कंधार को जीत के रखना, इस पर कंट्रोल बनाए रखना इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा था। इंडिया कुड टेक अ ग्रेट शेयर इन ग्रेट ट्रांस एशियन ट्रेड। तो इसकी वजह से जो इंडिया था उसका एक बहुत बड़ा शेयर था जिसमें ट्रांस एशियन ट्रेड में। बात करें नॉर्थ इंडिया की तो जो बाबर था, हम सबको पता है, लोधियों की पावर को पूरी तरह से उसने ख़त्म कर दिया था। बाद में जो राजपूत कॉन्फेडरेसी थी जो राणा संगा जी लीड कर रहे थे उसको भी उसने काफ़ी हद तक बहुत नुकसान पहुंचाया था, उसे भी ख़त्म सही कर दिया था। ही डिस्ट्रॉय बैलेंस ऑफ पावर इन द एरिया। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पहले जो भी चल रहा था उसको तो पूरी तरह से बाबर क्या करता जा रहा था, ख़त्म करता जा रहा था। यहाँ पर अब होता क्या है, दिस वॉज अ लॉन्ग स्टेप टूवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट
ऑल इंडिया एम्पायर। अब बाबर यहाँ चाहता था कि वो पूरे भारत में अपनी, वो नहीं चाहता था कि छोटी मोटी सी बस वो यहाँ पर कोई डायनेस्टी या अपनी चलाए, नहीं, बल्कि वो चाहता था कि वो एक बहुत बड़ा एम्पायर यहाँ पर खड़ा कर दे पूरे ऑल इंडिया। However, a number of conditions had still to be fulfilled before this could be achieved. बाबर इंट्रोड्यूस न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर इन वॉर। तो बाबर अपने साथ बहुत अलग अलग टेक्निक्स थी जो सीख कर आया था, क्योंकि बाबर कोई भारत का तो था नहीं, तो वो जो भी टेक्निक्स लेकर आया था भारत वालों के लिए तो बहुत नहीं थी वो। अब वो उन्हीं टेक्निक्स को यहाँ भारत में रह के यूज़ करता है। सबसे पहले गन पाउडर, ठीक है, जो इंडियन है वो बाबर के आने के बाद उनको गन पाउडर के यूज़ के बारे में पता चलता है। बाबर शोड वॉट अ स्किल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिलरी एंड कैवलरी कुड अचीव। बाबर ने दिखाया किस तरह से एक आर्टिलरी और जो कैवलरी है उसका एक कॉम्बो बना के आप उसको कैसे एक बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। His victories lead to rapid popularization of the gunpowder and artillery in India. उसकी जीत ने ये चीज़ यहाँ पर सबके मनों में जगा दी कि गन पाउडर और आर्टिलरी का यूज़ करके आप किसी भी वॉर को कितनी जल्दी जीत सकते हो। मतलब फेमस हो गया क्योंकि वो अपने इन्हीं चीज़ों के बल पे हर जो वॉर है उसको जीतता जा रहा था। His artillery was expensive. It favored those rulers who had large resources at their command. अब जो ये आर्टिलरी हैं ये काफ़ी महंगी होती थी, तो इसीलिए वो उन रूलर्स को फेवर करता था जिनके पास अच्छी खासी रिसोर्सेज होती थी। इवन द एरा ऑफ स्मॉल किंगडम एंडेड। तो यहाँ पर जो स्मॉल किंगडम थी उनका एंड होने लगा क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, वो खुद को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो बाबर को तो क्या ही करते। बाय हिज न्यू मिलिट्री मेथड्स as well as by his personal conduct, Babur re-established the prestige of the crown which had been eroded since the death of the Firoz Tughlaq. अब यहाँ पर बाबर ने अपनी नई नई मिलिट्री मेथड्स का यूज़ करके उसने क्या किया, अपना जो क्राउन था उसके प्रेस्टीज को वापस से इस्टेब्लिश किया, जो कहीं ना कहीं जो फिरोज तुगलक की डेथ के बाद ख़त्म हो गया था। हम सबको पता है जो तुगलक डायनेस्टी है उसने काफ़ी लंबे टाइम तक रूल करा है, काफ़ी मजबूत रही थी वो, है ना। लेकिन जैसे ही फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो जाती है, जो क्राउन का जो प्रेस्टीज होता है वो बहुत कम हो जाता है। अब सुल्तान तो हुआ करते थे, किंग तो हुआ करते थे फिरोज शाह तुगलक के बाद, लेकिन उनकी वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट नहीं रही थी। अब उसी इज्जत को, उसी रिस्पेक्ट को, क्राउन के उस प्रेस्टीज को वापस से इस्टेब्लिश करेगा बाबर। Sikandar Lodi and Ibrahim Lodi had tried to re-establish the prestige of the crown. Afghan ideals of tribal independence and equality had resulted only into a partial success. ये जो कोशिश है ये सिकंदर लोदी भी करता है, इब्राहिम लोदी भी करता है कि क्राउन का जो प्रेस्टीज है उसको वापस से री-एस्टैब्लिश किया जाए, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाते हैं। यहाँ पर जो अफगान जो आइडियाज़ होते हैं ट्राइबल इंडिपेंडेंस के, इक्वालिटी के, उनका भी जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा नहीं आता है। बाबर इस चीज़ में कामयाब हो जाता है और बाबर को कामयाब होना भी था, क्योंकि अगर हम बात करें बाबर के डिसेंडेंट की तो वो अपने फादर और मदर दोनों की ही साइड से बड़े ही इंपॉर्टेंट रूलर्स, जो बहुत ही फेमस जो वॉरियर थे, उनसे बिलोंग करता था, है ना। चंगेज़ और तैमूर की परिवार से वो बिलोंग करता था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में पहले से एक खौफ था बाबर को लेके। एक तो इतनी सारी वॉर जीती है और ऊपर से कि वो चंगेज़ और तैमूर की फैमिली से है। फादर की साइड से वो चंगेज़ खान की फैमिली से बिलोंग करता था और मदर की साइड से वो तैमूर की फैमिली से बिलोंग करता था। नन ऑफ हिज नॉबल कुड देयरफॉर क्लेम अ स्टेटस ऑफ इक्वालिटी विद हिम। तो बहुत सारे जो दूसरे नॉवेल्स भी थे वो कभी बाबर की बराबरी करने की नहीं सोचते थे। और एस्पायर टू हिज थ्रोन दिस चैलेंज टू हिज पोजीशन इफ एनी कुड कम ओनली फ्रॉम अ तिमोरिड्स प्रिंस, ठीक है। और एक तरह से तिमोरिड प्रिंस और ये बड़े बड़े नाम से उसको, मतलब यही था कि अपनी जो पोजीशन थी वो बड़ी स्ट्रांग उसने बना ली थी। बाबर endeared himself to his begs by his personal qualities. ऐसा नहीं था कि बाबर के अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, बाबर के अंदर क्वालिटीज़ भी थी। एंड ही वॉज ऑलवेज प्रिपेयर टू शेयर द हार्डशिप विद हिज सोल्जर। अपने सोल्जर्स की काफ़ी मानता था वो, ये नहीं था कि अगर कोई उसकी आर्मी में काम कर रहा है तो उसके साथ वो बुरा ट्रीट करा, नहीं, उन लोगों की पूरी सुनता था वो। वंस एट द हाइट ऑफ विंटर बाबर वॉज रिटर्निंग टू काबुल। तो एक बार की यहाँ पर बात बताई गई है कि सर्दी का टाइम था और काफ़ी ऊंचाई पर थे वो लोग, और वो काबुल जो बाबर है वो रिटर्निंग टू काबुल वापस जा रहे थे। द स्नो वॉज सो डीप एंड द हॉर्सेज वुड सिंक इनटू इट। अब जो स्नो थी वो बहुत ज़्यादा डीप थी और जो घोड़े थे वहाँ पर सही से चल नहीं पा रहे थे उस बर्फ़ की वजह से। अब यहाँ पर जो सोल्जर्स है वो क्या करते हैं, स्नो को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। जो वहाँ से जो घोड़े थे वो क्या करते हैं, वो वहाँ से पास नहीं हो पा रहे थे। अब घोड़े अगर बहुत ज़्यादा देर तक उस बर्फ़ के तूफान में वहाँ पर घिरे रहेंगे या बिल्कुल उस बर्फ़ में जो बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर ऐसे खड़े रहेंगे तो क्या होगा, तो वो तो घोड़े वहाँ पर काम करना छोड़ देते। विदाउट हेजिटेशन बाबर ज्वाइन इन द बैक ब्रेकिंग टास्क। अब यहाँ पर बाबर क्या करता है, वो ये नहीं सोचता है कि मेरे सोल्जर तो कर रहे हैं, मैं तो किंग हूँ, मैं क्यों करूँ, नहीं, वो बिना किसी हेजिटेशन के वो खुद अपने सोल्जर्स के साथ मिलके उस बर्फ को हटाने लगता है। बाबर ने ये एग्जाम्पल यहाँ पर सेट कर दिया था
कि वो किसी भी टास्क को छोटा बड़ा नहीं समझता था। वो अपने जो सोल्जर्स हैं, अपने जो बैग्स हैं, उनके साथ मिलकर पूरी तरह से उनका साथ निभाता था। बाबर वॉज फॉन्ड ऑफ वाइन एंड गुड कंपनी एंड वॉज अ गुड एंड द मेरी कंपेनियन। यहाँ पर जो बाबर था वो थोड़ा शौकीन टाइप का भी इंसान था, वाइन वगैरह है ना, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, इन सब का भी शौकीन था। हार्ड टास्क मास्टर था, और वो अपने जो कलीग्स वगैरह थे, उसके मतलब कलीग्स नहीं कहेंगे, जो उसके बैग्स वगैरह जो उसके लिए काम करते थे, उनका बहुत ध्यान रखता था। ओके, लेकिन अगर कोई उसके लिए डिसलॉयल है या अगर कोई बार बार गलतियां कर रहा है तो वो उसको माफ़ भी नहीं करता था। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही अच्छा इंसान था ये। ही वॉज प्रिपेयर टू अडॉप्ट द सेम एटीट्यूड टूवर्ड हिज अफगान्स एंड इंडियन नॉबल्स। जो एक और अच्छी बात थी इसमें वो ये थी कि जो जैसा व्यवहार ये अपने खुद के नॉबल्स के साथ करता था, तो वैसे ही सेम व्यवहार ये अफगानी और जो इंडियन नॉबल्स थे उनके साथ करता था। ऐसा नहीं था कि ये जहाँ से आया था तो वहाँ से जो नॉबल्स इसके साथ आए हैं कि उनको तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है, और लेकिन जो यहाँ के मुस्लिम मतलब जो अफगान जो नॉबल्स है जो यहाँ पहले से भारत में रह रहे थे, उनको ये अपना नहीं मानता था, इसलिए ये उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये अफगान और इंडियन नॉबल्स दोनों के साथ ही बहुत अच्छे से व्यवहार करता था, सेम एटीट्यूड रखता था जो अपने नॉबल्स के लिए रखता था। He did have a streak of cruelty, probably inherited from his ancestor, for he made tower of skulls from the head of his opponent on the number of occasions. ये तो कर ली अच्छी बात। बुरी बातें ये हैं कि ये भी कोई ऐसा नहीं था कि बड़ा ही लवेबल इंसान है ना, कोई गलत काम नहीं करा, क्रूअल भी था। वही है कि पहले जब अटैक करने जाते थे तो ये देखते नहीं थे, अपने एंचेस्टर्स की तरह इसने भी बहुत सारे लोगों को मारा है। और पहले ऐसा होता था ना कि जब मारते चले जाते थे तो वो जो स्कल्स होते हैं उनका ना एक पहाड़ जैसा बनाना शुरू कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो हमने कितने सारे लोगों को मार दिया, और जो लोग उसे देखे उनके मन में एक खौफ बैठ जाए कि अगर हमने इस इंसान के अगेंस्ट जाके कुछ किया तो ये हमारा वही हाल करेगा। तो ऐसी ऐसी जो हार्श जो टाइम है वो भी बाबर के टाइम पे देखने के लिए मिला है। एन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी, बाबर वॉज नॉट बायकॉटेड एंड लीड बाय द रिलीजियस डिवाइंस। ये ऑर्थोडॉक्स सुन्नी था, लेकिन कभी भी इसने जैसे धर्म वाली जो चीज़ें हैं उसको आगे लेकर नहीं आया। At a time when there was a bitter sectarian feud between the Shias and Sunni in Iran and Turan, his court was free from the theological and sectarian conflict. कहीं कोई भी झगड़ा वगैरह चल रहा है कि सिया सुन्नी के बीच में, लेकिन इसके कोर्ट में इन सब चीज़ों को बिल्कुल अलग रखा जाता था, ठीक है ना, रिलीजन को एकदम अलग रखा जाता था। He declared the battle against संघ अ जिहाद एंड एज्यूम द टाइटल काजी। इसने एक संघ में जो जिहाद का नारा लगाया था बैटल में, तो उसी टाइम इसने अपने आप को गाजी टाइटल दिया था उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। बट द रीज़न वॉज क्लियरली पॉलिटिकल। लेकिन जो रीज़न था अपने आप गाजी टाइटल देने का वो क्लियरली ये था कि पॉलिटिकली अपने आप को स्टेबल दिखाना चाहता था, अपनी पावर दिखाना चाहता था। दो हिज रेन वॉज पीरियड ऑफ वॉर एंड ओनली अ फ्यू इंस्टेंस कैन बी फाउंड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। अगर इसका टाइम देखते हैं हम तो वॉर काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, और कुछ जगहों पर हमें टेम्पल्स का जो डिस्ट्रक्शन है वो भी देखने के लिए मिला है कि कुछ टेम्पल्स को भी तोड़ा गया है। अब हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा एविडेंस तो है नहीं। देर इज़ नो एविडेंस दैट द मॉस्क्यूज बिल्ड एट संभल एंड अयोध्या बाय द लोकल गवर्नर्स वर बिल्ड बाय ब्रेकिंग द हिंदू टेम्पल्स देयर। यहाँ पर संभल और अयोध्या में कुछ लोकल गवर्नर्स ने यहाँ पर जो मॉस्क्यूज वगैरह बनी हुई हैं, तो ऐसा इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि वो जो मॉस्क्यूज है वो जो बनी हुई हैं वो किसी हिंदू टेम्पल को तोड़ के बनाई गई हैं। देखिए, अब यहाँ पर मैं कोई अपनी बात नहीं बता रही हूँ, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, इस बुक में ऐसा लिखा गया है कि संभल और जो अयोध्या में जो मॉस्क्यूज है जिन पर आज भी वाद विवाद चलते रहते हैं कि ये टेम्पल्स को तोड़ के यहाँ पर मॉस्क्यूज बनाई गई हैं, तो उसका यहाँ पर कोई भी पूरी तरह से पक्का प्रूफ नहीं है। परहैप्स द ओनली रिपेयर एग्जिस्टिंग मॉस्क्यूज एंड पुट इट इन द इंस्क्रिप्शन इन ऑनर ऑफ बाबर। ओके, Babur was deeply learned in Persian and Arabic and is regarded as one of the most famous writer in the Turkish language was his mother tongue। तो जो बाबर था काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान था, पर्शियन भी जानता था, अरेबिक भी जानता था, फेमस राइटर भी था, तुर्किश लैंग्वेज को जानता था जो उसकी मदर टंग थी, ठीक है, एक राइटर था। एंड ही हैड नो इक्वल एंड इज फेमस मेमोर द तुजुके बाबुरी, ठीक है ना, और इसने खुद लिखा था अपना ये जो मेमोर था तुजुके बाबुरी, और ये क्लासिक वर्ल्ड लिटरेचर है। एंड द अदर वर्क इंक्लूड आ मसनवी एंड द तुर्किश ट्रांसलेशन ऑफ वेल नोन सूफी वर्क, ठीक है, ट्रांसलेशन वगैरह ये भी जानता था। ही वॉज इन टच विद द फेमस पोइट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम डिस्क्राइब देयर वर्क इन हिज मेमोर। ये दूसरे जो अलग पोइट्स वगैरह होते थे, आर्टिशियंस या आर्टिस्ट वगैरह होते थे, उनके कॉन्टैक्ट में रहता था। एंड ही वॉज कीन नेचुरलिस्ट एंड हैज़ डिस्क्राइब द फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया इन कंसिडरेबल डिटेल। यहाँ तक कि इसे प्रकृति से भी बहुत प्यार था, तो इसीलिए इसने अपने जो वर्क्स है उसमें फ्लोरा और फौना के बारे में भी बताया है कि भारत में किस तरह के जानवर जो है ना, जीव जंतु मिलते थे। ही लेड आउट अ नंबर ऑफ फॉर्मल गार्डन्स विद रनिंग वाटर। गार्डन्स का बड़ा शौक था, तो उसने बहुत सारे गार्डन बनवाए जिसमें बीच में ऐसा पानी होता था, फव्वारे वगैरह होते थे, तो इस तरह के इसने गार्डन्स वगैरह बनवाए, और तभी से कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशन चल गया ये गार्डन बिल्डिंग करने का। ओके,
बाबर इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट विच वॉज टू बी बेस्ड ऑन अ स्ट्रेंथ ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन। बाबर ने एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट लेकर आया वो स्टेट के लिए कि जिसमें जो स्टेट था उसकी अपनी एक पावर होती थी, अपना एक प्रेस्टीज होता था, स्ट्रेंथ होती थी। और यहाँ पर रिलीजियस जो ये होती है ना, मतलब धर्म भेदभाव इस तरह की चीज़ें नहीं थी और कोई कट्टरता नहीं थी किसी भी धर्म को लेके। एंड द केयरफुल फॉस्टरिंग ऑफ अ कल्चर इन द फाइन आर्ट्स, जिसमें कल्चर है उसको बहुत बढ़ावा दिया गया। ही दस प्रोवाइडेड अ प्रेसिडेंट एंड द डायरेक्शन फॉर हिज सक्सेसर, और आगे चल के ऐसा इसके जो कुछ सक्सेसर आते हैं जिसमें खासकर जो अकबर है वो काफ़ी हद तक इसकी इन्हीं पॉलिसीज़ को फॉलो करता है, क्योंकि हम सबको पता है अकबर भी काफ़ी रिलीजियस मतलब वो टॉलरेंट इंसान था। वो भी ज़्यादा ये रिलीजन वगैरह में नहीं फंसता था, ठीक है। वो भी जो ज़्यादा उसका ध्यान था वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ था कि उसकी प्रजा खुश रहे, तो मतलब ये है कि वो एक अच्छा राजा है। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है टॉपिक सिग्निफिकेंस जो बाबर का रहा है भारत में आने के बाद। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हुमायूंस कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। हम हुमायूं का टाइम पीरियड स्टार्ट करेंगे। अब क्या बाबर के बाद हुमायूं क्या करेगा, यहाँ पर बाबर का पूरा जो टाइम पीरियड है उसके जो काम है वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर और भी दूसरे जो PDF वगैरह है वो मैं अवेलेबल कराती रहती हूँ और टाइमली आपको ये सारी वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।